अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 और एवरीडे साइंस का वो टॉपिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था विटामिन्स का, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि विटामिन्स जो है वो चाहिए तो हमें थोड़ी मिकदार में होते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन उनकी जो वो थोड़ी मिकदार चाहिए होती है वो भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो स्मॉल अमाउंट विटामिन्स की हमारी बॉडी को नहीं मिलती तो बॉडी का जो फंक्शन है ना वो प्रॉपर फिर नहीं होता। हमने देखा था कि विटामिन्स कितनी टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, फैट सॉल्युबल हैं, उसके आगे कौन कौन सा विटामिन आता है, ए बी सी डी ई के, ये मुख्तलिफ विटामिन्स हैं। और साथ हमने देखा था कि कौन सा विटामिन जो है वो किस फंक्शन के लिए ज़रूरी है और नेचुरल सोर्स उसका कौन सा है, कि यानी हम कौन सा फूड लेंगे, क्या खाएंगे जिससे हमें वो विटामिन जो है वो मिल जाएगा। और अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे फिर क्या डिज़ीज़ होती है। अब एग्ज़ामिनर जो है ना वो मुख्तलिफ विटामिन्स से रिलेटेड मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ जो है वो पूछता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 सेट्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं, जिसमें विटामिन ए से लेके मुख्तलिफ जो डिफरेंट विटामिन्स हैं उसमें विटामिन बी 1 है, बी 2 है, क्योंकि विटामिन बी जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसके अंदर उसके बी 1 से लेके बी 12 तक जो हैं वो डिफरेंट विटामिन्स आते हैं जिनके मुख्तलिफ हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं। फिर साथ में विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनके प्रॉपर फंक्शंस तो हमने कल भी डिस्कस किए थे, लेकिन कभी एग्जामिनर इसका कोई फंक्शन पूछता है और कभी कोई पूछता है। जिस तरह से विटामिन ए ये हमारे विजन को सपोर्ट करता है, देखने को, ठीक है, और साथ में ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसकी फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन कभी वो विटामिन ए से रिलेटेड यही पूछता है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये डिज़ीज़ ये किसकी वजह से होती है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसके सोर्सेज जो मेजर सोर्स हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं ना, वो कैरेट, गाजर जो है उसको विटामिन ए का जो सोर्स है वो देखा जाता है। लेकिन उसके अलावा स्वीट पोटैटोज़, शकरकंदी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा विटामिन ए का सोर्स है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेकंड सेट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसमें विटामिन ए, तो वो कहता है कि ये प्रमोट करता है हेल्थी स्किन, यानी हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके मुख्तलिफ सोर्सेज और भी बताए हैं यहाँ पे, लिवर है और मुख्तलिफ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से ये 3 सेट्स हैं जिसमें विटामिन ए के मुख्तलिफ सोर्सेज और उसके मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। तो इसको ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास विटामिन बी है। अब ये देखिए वो इन विटामिन्स के ना नाम भी पूछ लेता है। अब विटामिन बी का नाम क्या है, थायामाइन। अब ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये फूड को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है एनर्जी में, ठीक है। जो फूड हम खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है ना, और जब ब्रेक डाउन होती है तो फिर ही हम उस फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। और इस प्रोसेस के लिए विटामिन बी 1 जो कि थायामीन कहलाता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो होल ग्रेन्स जो हैं, और साथ में पोर्क तो मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है, तो जो होल ग्रेन्स हैं मुख्तलिफ उनका जो फ्लोर है, जो आटा वगैरह है, उसमें से हमें विटामिन बी 1 यानी थायामीन जो है उसकी प्रॉपर अमाउंट मिल सकती है। सेकेंड विटामिन बी है राइबोफ्लेविन। ये क्या काम करता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन और सेलुलर फंक्शन, जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में जिनसे मिलके फिर बाद में टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ फिर वो अपना काम परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस सेलुलर फंक्शन के लिए विटामिन बी राइबोफ्लेविन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमें किससे मिलेगा, मिल्क और एग्स से। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन बी 3 जिसको नायासिन भी कहते हैं, और ये भी हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ डाइजेशन के प्रोसेस के लिए, खाना खाते हैं तो उसकी जब डाइजेशन होती है उसको भी सपोर्ट करने के लिए विटामिन बी 3 नायासिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो है चिकन और फिश। विटामिन बी 5
पेंटोथेनिक एसिड ये इसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम। अब कोएंजाइम क्या है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनको कोई ना कोई सपोर्टिव सिस्टम चाहिए, कोई ना कोई कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम चाहिए होता है। और विटामिन बी 5 जो कि पेंटोथेनिक एसिड है, वो क्या करता है, वो कोएंजाइम तैयार करता है जो एंजाइम को अपना प्रॉपर फंक्शन करने में असिस्ट करेगा। और ये हमें कहाँ पे मिलता है, लेग्यूम्स में और एवोकाडोस जो हैं उनमें। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन बी 6 जिसे पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं, और ये ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। और ये बनानास और चिक पीस जो हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन बी 7 जिसका नाम है बायोटिन। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और हमारी जो हेयर हेल्थ है, बाल बाल जो है उनको भी बेहतर बनाता है। और साथ में एक जगह वो ये भी पूछ लेता है कि जो नेल्स वगैरह की प्रॉपर ग्रोथ होती है, उनके लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है। तो हेयर और जो नेल्स हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर बनाने के लिए विटामिन बी 7 बायोटिन जो है वो ज़रूरी है। इसके सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो भी मिलते हैं। अगर प्रॉपर डाइट में इसकी अमाउंट आपको हासिल नहीं हो रही ना, तो फिर हेल्थ की जो हेयर हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, नेल्स वगैरह की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये विटामिन बी 7 बायोटिन की सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी लोग लेते हैं। और नेचुरल इसके जो सोर्सेज हैं वो हमारी एग्स और नट्स, जिसमें पीनट आ जाते हैं, वॉलनट है, आलमंड है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। विटामिन बी 9 ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोलेट जिसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं, ये डीएनए सिंथेसिस और फिर सेल ग्रोथ जो है उसके लिए के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके सोर्सेज लीफी ग्रीन्स और बीन्स, जो वेजेस होती हैं ना जिसके ग्रीन लीव्स होते हैं, उसमें भी फॉलिक एसिड मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए विटामिन बी 9 यही फॉलिक एसिड जो है उसका एक फंक्शन यहाँ पे भी बताया हुआ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीटल हेल्थ होती है ना, जो फीटल की डेवलपमेंट होती है, फीटस, उसके लिए भी ये फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन बी 12 कोबालामाइन। इट इज़ इसेंशियल फॉर नर्व फंक्शन और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। नर्व फंक्शन, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें सारे जो मैसेजेस वगैरह ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसके लिए किसके ज़रिए किए जाते हैं, नर्व सेल्स के ज़रिए। तो उन सेल्स की, उन नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी 12 कोबालामाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाता है, कोलेजन सिंथेसिस करता है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि ये आयरन एब्जॉर्प्शन करता है। और विटामिन सी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी अगर हम सोर्सेज हमने देखे थे कि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जिनका तुर्श जायका होता है, ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बेल पेपर्स हैं और टोमेटोज़, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें विटामिन सी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। एक एमसीक्यू वो ये भी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो विटामिन सी किस फ्रूट में मौजूद होता है, तो वो हमारे पास है गावा, अमरूद जो है उसमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन डी। और ये किस लिए ज़रूरी है, ये मिनरल डेपोजिशन के लिए। अब मिनरल डेपोजिशन क्या है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और हमारी बोन्स में उनको डिपॉजिट करने में, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसका नेचुरल सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। हम जब सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है और बेसिक नीड जो होती है ना हमारी बॉडी की, फिर उसी से फुलफ़िल हो जाती है। उसके अलावा फोर्टिफाइड मिल्क जो होता है ना, उसमें भी विटामिन डी की एक अमाउंट होती है। विटामिन डी के बाद हमारे पास इम्पॉर्टेंट है विटामिन ई जिसको एक एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना,
अब उन रिएक्शंस के दौरान हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, उनको ऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। अब उनके असर को ज़ायल करने के लिए, उनको डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है, और वो प्रोटेक्ट करता है सेल्स को डैमेज होने से। ठीक है? और साथ हमने देखा भी था कि विटामिन ई जो है, ये फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या डिज़ीज़ हो जाती है? स्टेरिलिटी। उसके अलावा हमने विटामिन ई का ये भी देखा था कि ये हमारी आइज़, आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आँखों में जो हमने फ़ोटो रिसेप्टर्स पढ़े थे, रॉड्स और कोन्स, वहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना अ, अमाउंट में जो है वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको एक्टिव करने के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो फ़ोटो रिसेप्टर जब एक्टिव होगा, एक्टिव किसके ज़रिए होगा? विटामिन ई के ज़रिए। तो फिर जो है आगे विज़न का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होगा। तो ये मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है विटामिन से रिलेटेड। इन सब एमसीक्यूज़ को आप एक दफ़ा जो है वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बेसिक्स जो थी वो मैंने आपको सबके बारे में बता दी हैं। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। इनसे रिलेटेड का बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं कि वो पूछ लेता है कि फ़लाँ चीज़ जो है वो किसने इन्वेंट की, किसने डिस्कवर की, साइंटिस्ट के बारे में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं अल्फ़ा रेस। अल्फ़ा रेस डिस्कवर की थी रदरफोर्ड ने। 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा ये उसका पूरा जो प्रोसेस था कि किस तरह से रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल जो उसका दिया था, तो उसी में फिर जो है उसने अल्फ़ा रेस के बारे में भी डिस्कवरी की थी, और उसी को यूज़ करके उसने अपना वो पूरा जो प्रोजेक्ट था वो किया था। दूसरा बीटा रेस, ये दोनों रेस जो हैं वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर की हैं। अब एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि अल्फ़ा रेस पे कौन सा चार्ज है। अल्फ़ा रेस पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि बीटा रेस नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैमा रेज। पॉल विलर्ड जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर की। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे जे थॉमसन ने। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स किसने डिस्कवर किए? गोल्डस्टाइन ने। और प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रॉन। जेम्स चेडविक जो है 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। नेक्स्ट ऑक्सीजन के बारे में काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज पूछा गया है कि ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया? जे प्रेस्ले ने। पेंसिलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके बारे में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन जो है वो किसने डिस्कवर की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वो ईयर भी पूछ लेता है कि कब इसको डिस्कवर किया, तो 1928 में। रेडियो एक्टिविटी है, इसका प्रोसेस सबसे पहले डिस्कवर किया हेनरी बैकरल ने। इंसुलिन, हमारी अब जो लोग हैं, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इंसुलिन की डिस्कवरी ने कितने लोगों की जान बचाई है। अगर पेंक्रिया, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि बॉडी का एक ऑर्गन है पेंक्रियाज, वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक ग्लूकागॉन और दूसरा क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिल के हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना, उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, या कम अमाउंट में करती है, तो फिर उनको आर्टिफिशली जो है वो इंसुलिन दी जाती है। तो डॉक्टर F.G. बेंटिंग है जिन्होंने सबसे पहले इंसुलिन डिस्कवर की, इंसुलिन बनाई। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। इसका मॉडल इसी नाम से मशहूर है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जेनेटिक लॉज जो हेरिडिटी के हैं, वरासत के जो कवानीन हैं, वो किसने दिए? मेंडल ने। इसके लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड। सोलर सिस्टम सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया? तो हम सोलर सिस्टम वाले टॉपिक में ये चीज़ डिस्कस करके आए हैं कि कोपर्निकस जो है, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सोलर सेंटर्ड हमारा सिस्टम है, यानी कि सोलर सन सेंटर में है,
और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोम है। वेल्थियर जो है उन्होंने क्रोमोसोम सबसे पहले डिस्कवर किए। एक्स रेज से रिलेटेड बहुत दफ़ा पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि इसको किसने डिस्कवर किया। तो रॉन्टन जो है जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने 1895 में एक्स रेज को डिस्कवर किया। डायनामाइट, एल्फ्रेड नोबेल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। एल्फ्रेड नोबेल आपने सुना होगा नोबेल प्राइज़ का। ये केमिस्ट थे, इन्होंने खुद डायनामाइट जो है वो डिस्कवर किया। अब डायनामाइट क्या है, ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए ये यूज़ होता है, बॉम्ब्स बनाने के लिए और मुख्तलिफ वॉर्स में जो है डिस्ट्रक्शन के लिए ये केमिकल यूज़ किया जाता था। अब एल्फ्रेड नोबेल जो थे केमिस्ट थे, इन्होंने ये प्रपोज़ किया, इन्होंने ये दिया कि हमें ना जो दुनिया में मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कवर करते हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ना कोई अवार्ड जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो 1895 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो है इन्होंने दिया 1901 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो पूछता है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो 1901 में जो है वो पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, ये जो केमिस्ट्री में हमारी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो एमसीक्यूज़ में ये भी पूछ लेता है कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वो किसकी बेस पे अरेंज हैं, तो उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ वो पूछता है कि इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट जो है वो कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब ये पीरियोडिक टेबल सबसे पहले मतलब बहुत सारी अटेम्प्ट्स हुई, काफ़ी ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोजल्स दिए कि इस तरह से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल और अभी तक जो यूज़ किया जाता है वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, जो किसकी बेस पे है, एटॉमिक नंबर्स की बेस पे है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एनर्जी क्वांटा, क्वांटम थ्योरी दी थी कि लाइट जो है वो एक क्वांटा की फॉर्म में, छोटे छोटे फोटॉन्स की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करती है। तो इसी बेस पे मैक्स प्लांक, क्योंकि ये थ्योरी मैक्स प्लांक ने ही दी थी, उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो क्वांटम का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया, मैक्स प्लांक ने। टाइपराइटर क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने दिया। और देखें रेक्टर स्केल, अब ये रेक्टर स्केल जो है ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। हम देखते हैं ना कहीं पे भी किसी भी जगह पे जब ज़लज़ला आता है तो फ़ौरन से न्यूज़ में वो मेंशन करना शुरू कर देते हैं कि इतनी शिद्दत का ज़लज़ला आया है, 7.6 है, 6.0 है। तो वो जो इंटेंसिटी है वो रेक्टर स्केल के ज़रिए जो है वो मेजर की जाती है और ये सबसे पहले इन्वेंट किया था चार्ल्स फ्रांसिस रेक्टर ने और इसी के नाम पे फिर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया रेक्टर स्केल। नेक्स्ट हमारे पास है पोलियो वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जॉनस सॉक ने। सिस्मोग्राफ, अब सिस्मोग्राफ क्या करता है, ये अर्थक्वेक को देखता है, उसको डिटेक्ट करता है। अब दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, एक रेक्टर स्केल और दूसरा हमारे पास है सिस्मोग्राफ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रेक्टर स्केल हमें इंटेंसिटी बताता है कि जो अर्थक्वेक आया है, जो ज़लज़ला आया है उसकी शिद्दत कितनी थी, जबकि सिस्मोग्राफ जस्ट उसको डिटेक्ट करता है और ग्राफ पे शो करता है। ठीक है, ये ग्राफ पे शो करेगा कि ज़लज़ला आ रहा है। तो ये रॉबर्ट मॉलेट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट हमारे पास है लॉफिंग गैस, ये भी जे प्राइसले ने इंट्रोड्यूस करवाई, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने जैसे ऑक्सीजन करवाई थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लॉफिंग गैस जो है इसका फार्मूला क्या है, बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ में पूछा गया है और इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। बॉल पॉइंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई लेस्लो बेरो ने। क्रोनोमीटर ये इंट्रोड्यूस करवाया जॉन हैरिसन ने। अब क्रोनोमीटर से रिलेटेड पूछता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है।
एटम बॉम्ब है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया या बनाया रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। डिजिटल कंप्यूटर जॉन विंसेंट एटनशॉफ ने बनाया। मोबाइल फ़ोन मार्टिन कॉपर यूएसए के थे 1973 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो पूछता है मोबाइल फ़ोन किसने सबसे पहले इन्वेंट किया और कब किया, और जिसने किया था वो किस कंट्री से बिलोंग करता था। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। माउस जो कंप्यूटर के साथ होता है वो किसने इन्वेंट किया, डॉगलस एंगलबर्ट ने। और वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनिफर ने, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट करवाया था कि हमने किस तरह से कोई भी जो पर्सन है उसको अगर कोई बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, तो हम उसको कैसे वैक्सीन के ज़रिए क्योर कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई भी थी। काउ पोक्स और स्मॉल पोक्स का जो मसला था पुराने दौर में, तो उसको क्योर करने के लिए इन्होंने ये बनाई थी। पेंसिलिन, वही एमसीक्यूज़ यहाँ पे रिपीट हुआ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया सबसे पहले 1928 में। अब टीवी जो है जॉन लॉगी बियर्ड, इन्होंने सबसे पहले टीवी बनाया था। रेडियो मार्कोनी ने। और AK-47 मिखेल क्लेशनकोव ने। अब ये जो AK-47 है ये क्या है, ये एक राइफल है, एक गन है। मिखाइल क्लेशनकोव ने ये बनाई थी और ये सोवियत यूनियन यूएसएसआर की जो आर्मी थी ना, उन्होंने ये फिर तब यूज़ भी की थी। अब थर्मामीटर जो है वो सर थॉमस एल्बर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। थर्मामीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, टू मेजर टेम्परेचर। डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अनेमोमीटर है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा जो है वो कितनी शिद्दत से चल रही है। एमीटर, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, एमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट वो एक और एमसीक्यूज पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका यूनिट क्या है, तो एम्पियर, ए से इसको डिनोट करते हैं, एम्पियर इसका यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है पायरोमीटर। पायरोमीटर यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम तो टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर के ज़रिए। अब देखें, जब हमने थोड़ा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मेजर करना होता है ना, 60 है, 70, 100, इतना, तो फिर हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर। लेकिन जब हमें बहुत हाई टेम्परेचर यूज़ करना मेजर करना पड़ता है ना, तो फिर हम उसके लिए पायरोमीटर यूज़ करते हैं। और वो मोस्टली एमसीक्यूज़ में यही पूछता है कि हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये। अब ये दो भी, इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन होगी आपको। एक होता है मैनोमीटर और एक है बैरोमीटर। अब ये दोनों जो है इन्होंने प्रेशर मेजर करना है, लेकिन जो मैनोमीटर है वो मेजर करता है हमारा लैब का प्रेशर। अब यानी कि लैब में खड़े हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई कहीं फैक्ट्री में बॉयलर वगैरह या कोई भी चीज़ है, तो जब हम उस एक्सपेरिमेंटल लेवल पे किसी चीज़ का प्रेशर मेजर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर। लेकिन अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो फिर हम उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी, नमी, किसी गैस में नमी कितनी है, हवा में नमी कितनी है, उसके लिए हाइग्रोमीटर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ना एक और इंस्ट्रूमेंट है वो इससे मिलता जुलता ही, या नाम आपको कंफ्यूज करेगा, ये हाइड्रोमीटर है। हाइड्रो, ये हाइग्रो है और ये हाइड्रो। अब हाइड्रोमीटर जो है ये यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ लिक्विड्स की डेंसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी और हाइड्रोमीटर क्या करता है, लिक्विड्स की डेंसिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनोमीटर। अभी हमने डिस्कस किया ऊपर कि ये टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेक्टोमीटर मिल्क की प्योरिटी के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अर्थक्वेक को किससे मेजर करते हैं, रेक्टर स्केल से। और गैल्वेनोमीटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज से ही आप इसको याद रखें कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेजर करने के लिए ग्लूकोमीटर यूज़ किया जाता है। अब रेन, कहीं पे भी बारिश होती है तो हमें न्यूज़ वाले बताते हैं यहाँ पे इतने मिलीमीटर बारिश हुई,
तो उन्होंने वो मिलीमीटर किससे मेजर किए? एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है जिसे रेन गेज कहते हैं। ऑडियोमीटर ऑडियो साउंड से, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर यूज़ किया जाता है। एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है स्फिग्मोमेनोमीटर, ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ना, जिससे हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट्स। मुख्तलिफ यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं, उनके मुख्तलिफ यूनिट्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो फोर्स, सबसे पहले फोर्स के दो यूनिट हैं, एक न्यूटन और ज़्यादा वो यही पूछता है, ठीक है। दूसरा जो फोर्स का यूनिट है वो डायनी, वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, वो न्यूटन के बारे में ही पूछता है। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, एक केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है। करंट का क्या यूनिट है? एम्पियर है, इसको डिनोट करते हैं ए से। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसका यूनिट क्या है, तो ये कूलम है। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। एनर्जी या हीट का है जाउल। एनर्जी का एक और यूनिट है बीटीयू। प्रेशर का यूनिट पास्कल है और पावर का यूनिट है वॉट। इतने पावर का कोई भी, किसी भी बल्ब वगैरह की, किसी डिवाइस की जब हम पावर की बात करते हैं तो कहते हैं ना इतने वॉट का है, तो ये उसका यूनिट है। डिस्टेंस, ये जब हम देखते हैं, अपनी एस्ट्रोनॉमी हमने पढ़ी थी, वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसका यूनिट क्या है? लाइट ईयर। वॉल्यूम लीटर और साउंड का क्या है? डेसिबल। लास्ट पे आज का टास्क देखेंगे। सबसे पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फैसाइल, फैसिलिटी से याद रखिएगा, आसान, सादा, फसी, सीधी सी बात कहना। इजी टू एक्सेस, इजी टू इजीली परसुएडेड। और इसके एंटोनिम है हार्ड वॉन, आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है बहुत सख्त मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करना। सेकेंड वर्ड है फैक्शन। फैक्शन कहते हैं ग्रोह को, किसी ग्रुप को। ग्रुप विथ कॉमन इंटरेस्ट, ये जो कबाइल वगैरह होते हैं ना, कबीले बने हुए होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है फैक्शंस। अपोजिंग ग्रुप ऑफ पीपल। फेस्टिडियस, नज़ाकत पसंद। ओवरली कंसर्न्ड अबाउट क्लीनलीनेस, और ये इसका एंटोनिम है स्लूपी। फोर्थ वर्ड है फिडेलिटी, ये भी एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। फिडेलिटी मुखलिस, कोई खालिस बंदा। लॉयलिटी, और इसका एंटोनिम है ट्रीचरी। ये टी वर्ड है, ये पिक्चर में प्रॉपरली शो नहीं हुआ। फिटफुल, फिट्स दौरे पड़ते हैं ना वक्फे वक्फे से, तो उसी से ये वर्ड याद रखिएगा, फिटफुल, वक्फे से। ऑन ऑन एंड ऑफ, यानी कि कोई काम जो है वो कॉन्स्टेंटली नहीं करे, बल्कि ऑन एंड ऑफ, कोई कोई टाइम के इंटरवल्स के बाद। नेक्स्ट हमारे पास 5 ईडियम्स हैं। फर्स्ट ईडियम स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि आपके पास कोई राज है, आपने उसको फाश कर दिया है, रिवील अ सीक्रेट। गेट वंस हैंड्स डर्टी, अपने हाथ गंदे करना किसी गलत काम से, ठीक है। डू समथिंग अनएथिकल और इलीगल। लेट वंस हेयर डाउन। लेट वंस हेयर डाउन का मतलब होता है किसी का बोझ हल्का करना, किसी को रिलैक्स करना, किसी के गुस्से को काम डाउन करना। लेट समवन रिलैक्स एंड एंजॉय। फोर्थ ईडियम है स्नोबॉल्स चांस इन हेल, नो चांस एट ऑल। यानी कि इस ईडियम को ही आप देखें कि किसी इम्पॉसिबिलिटी की ही बात हो रही है कि हेल में, हेल इज़ फुल ऑफ फायर, वहाँ पे स्नोबॉल, कोई चांस नहीं, बनता ही नहीं, तो इम्पॉसिबिलिटी। गेट द पिक्चर, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, पूरी सिचुएशन के बारे में आपको जानकारी होना। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बुक्स हैं, उनके ऑथर्स देखते हैं। फर्स्ट बुक है उलेमा इन पॉलिटिक्स बाय आई.एच. कुरैशी। रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, इसके राइटर हैं बाय हर्बर्ट फेल्टमैन। डॉटर ऑफ ईस्ट, बेनज़ीर भुट्टो, इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जो है वो एमसीक्यूज़ में ज़्यादा पूछा जाता है। द बर्थ ऑफ पाकिस्तान बाय सचिन सेन।